Welcome to this lecture, lecture number 8, differential equations. And this is the very important lecture now, students. And the name is time response analysis. If you can see in the book, it is provided chapter number 11. Chapter number 10 we have completed already. What was that chapter number 10? If you see here, I was finding in the resistance, inductance and capacitances, I was finding the initials and final conditions. Okay, so at t equal to 0 we calculated initial conditions, and t equal to infinity we calculated final conditions. And also sometimes there was a case when the switch was connected previously at t equal to 0 minus, और उस वक्त जब वो पहले से कनेक्टेड रहता था तब इंडक्टर कैपेसिटर बिहेव्ड लाइक टी इक्वल टू इन्फिनिटी केस, और वो टी इक्वल टू 0 पे उनको लेना पड़ता था. सो दिस डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चंस टू क्वेश्चंस हाउ इट अप्रोचेस. सो टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू इन्फिनिटी. एक्चुअली ये पहले क्यों पता किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे सपोज कीजिए एक ग्राउंड है, इफ देयर इज अ ग्राउंड, एक ग्राउंड है, मैदान है, और अगर हम कहें कि मैच कहाँ से स्टार्ट होना है, तो सबसे पहले उसमें पिच, क्रिकेट का मैदान है तो बीच में सेंटर में पिच होता है. तो पिच में यहाँ पर स्टंप रहते हैं, यहाँ पर स्टंप्स रहते हैं. फिर ये डायरेक्शन तय हो जाती है कि यहाँ से बॉलर बॉलिंग करेगा और यहाँ से बैट्समैन और बैटिंग करेगा, और यहाँ पर पीछे विकेट कीपर लगेगा, और यहाँ पर फिर बहुत सारे वो लगेंगे फील्डर्स. तो अगर सोचिए, अगर ये पिच ही ना हो तो फिर सारे के सारे प्लेयर्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि उनको अब क्या करना है. तो ये जो पिच है एक तरीके से क्रिकेट में जैसा रोल इंपॉर्टेंट प्ले कर रही है, वैसे ही इनिशियल कंडीशंस ने चैप्टर नंबर 10 में टी इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब जो भी होगा अब एट एनी टाइम अगर आपको कैलकुलेट करना है तो स्टार्टिंग वैल्यू हमें मिल चुकी है और फाइनल वैल्यू हमें मिल चुकी है. मतलब इससे ज़्यादा बढ़ेगी नहीं और इससे कम होगी नहीं. तो 0 और इन्फिनिटी की इनिशियल और फाइनल की वैल्यू अगर मिल गई है तो अब बीच में क्या हुआ चेंजेस वो हमें पता करना है. ऑलराइट, तो मतलब जैसे अपन रिजल्ट पूछा किसी का, क्या आएगा रिजल्ट, तुम्हारा रिजल्ट बेटा क्या है, तो ही विल रिप्लाई मी कि सर या तो 0% आएंगे या तो 100% आएंगे. मतलब मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम 100 हो सकता है. तो वो हमने यहाँ पे वी हैव कंप्लीटेड. नाउ इन बिटवीन क्या हो सकता है एट एनी टाइम टी, कोई ने बोला अगर किसी भी टाइम पर बताइए, तो उसके लिए हम स्टडी कर रहे हैं इन टुडेज लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 8, and we have to study for that differential equations. Okay student, तो differential equations कितने टाइप की होती हैं आपके सामने मैं लिखा हुआ है ऑलरेडी पहले से, तो आपको बता देता हूँ. इन मैथमेटिक्स ऑलरेडी यू हैव स्टडीड. there are 4 types of equations students. 4 type of equations हमें पढ़नी है. 4 types. there are 4 types of equation. First equation is the first order homogeneous equation. First order homogeneous equation. Other one will be first order non homogeneous equation. इसके बाद आएगा second order homogeneous equation, और अभी मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं था तो I have not written. second order non homogeneous equation आ जाएगा फोर्थ वाला. तो there are 4 types of equation. अब ये क्या होती हैं इसको एक बार देख लेते हैं. जब भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ जाए dy by dt प्लस py इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक होमोजीनियस इक्वेशन है. कैसे समझे होमोजीनियस है? फर्स्ट ऑर्डर कैसे समझे? जब एक ही डिफरेंशियल की टर्म हो dy by dt अकेला, तो पहले तो वो चीज हो गई फर्स्ट ऑर्डर. अब एक बार y का डिफरेंशिएशन हो गया और py, एक बार y नॉर्मली आ गया और p आ गया आपका एक उसके साथ कांस्टेंट टर्म, और इक्वल टू 0 इसको बनाती है होमोजीनियस वर्ड. इफ इट इज हैविंग देन इक्वल टू 0 इज कमिंग. ओके, और अगर इक्वल टू समथिंग वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू होगी, सपोज इक्वल टू q, सेम इक्वेशन है. देखो dy by dt प्लस py इक्वल टू 0 की जगह यहाँ लिखा है dy by dt प्लस py इक्वल टू q. अगर ये इक्वेशन आ जाती है तो इस इक्वेशन का को कहते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर नॉन होमोजीनियस. तो आई थिंक यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड हियर कि फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस क्या है और फर्स्ट ऑर्डर नॉन होमोजीनियस क्या है. ऑलराइट, अब व्हाट इज सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, व्हाट इज सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस इक्वेशन? यहाँ देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर. अब देखो जब तक डी वाई बाई डी टी टर्म चल रहा था तब तक इट वॉज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, और अगर डी स्क्वायर टर्म जुड़ गया तो जब डी स्क्वायर जुड़ा है तो एक डी वाई बाई डी टी आएगा तो पी लगा दिया और एक क्यू आएगा. मतलब इस सीक्वेंस में चलता रहेगा. अगर थर्ड ऑर्डर है तो थर्ड ऑर्डर को अपन जनरल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? डी क्यूब वाई बाई डी टी क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर
प्लस मतलब यहाँ पे कुछ कांस्टेंट लगा देंगे पी क्यू, अब आर ले लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा क्या आपका डी क्यूब वाई बाई डी टी क्यूब। तो हमें इतने आगे तक नहीं जाना है, हमें बस सेकंड ऑर्डर तक ही रहना है। और सेकंड ऑर्डर में भी होमोजीनियस ही इक्वेशन हम पढ़ेंगे, नॉन होमोजीनियस के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल फॉर्म में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। वैसे तो यू हैव ऑलरेडी डन द सॉल्यूशंस इन, ऑलरेडी यू हैव स्टडीड ऑल दीज थिंग्स इन मैथमेटिक्स, बट एज अ रिवीजन मैं उसको करा रहा हूँ। और आई विल नॉट गो इन सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, आपको डायरेक्टली मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। क्या है वो सॉल्यूशन, वो देखिए। अगर ऐसी कंडीशन बनती है जिसमें dy बाई डी टी प्लस पी वाई इक्वल टू जीरो, आप एक इक्वेशन फॉर्मेट फ्रेम करने में कामयाब हो जाते हैं, तो डायरेक्टली आपको y की सॉल्यूशन मालूम होना चाहिए। तो y का सॉल्यूशन होगा क्या, सॉल्यूशन होगा y ऑफ t इक्वल टू k इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस पी टी। अब ये सॉल्यूशन कैसे आया, ये आपने मैथमेटिक्स में ऑलरेडी यू हैव स्टडीड, ऑलराइट, ये आपने पढ़ा हुआ है। अगर मैं इसको अब फिर से पढ़ाता हूँ तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके बाद आप नेटवर्क एनालिसिस और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट कहलाने लायक नहीं हो, बिकॉज हम जब भी कोई चीज पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट ईयर में कोई चीज ये चीज पढ़ा चुके हैं, अगर वही चीज रिपीट करेंगे तो आप फर्दर ग्रोथ कैसे करोगे। तो ये वो मैथ्स में पढ़ाई इसलिए गया है ताकि आप ये डायरेक्ट इक्वेशन याद कर सको, एंड यू हैव टू रिमेम्बर द सॉल्यूशन ऑफ दिस फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन डायरेक्टली। अगर अभी भी याद नहीं है पुराना तो आज याद कर लो। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोसीजर, 5-6 स्टेप के प्रोसीजर में आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड इन सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बाद कंक्लूजन। हम क्या कंक्लूजन हमारा इस तरीके की क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है तो इसका क्या सारांश हम समझते हैं, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दैट थिंग, ठीक है। तो अब आप देखो dy बाई डी टी प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू अगर गिवन है तो उसका सॉल्यूशन होता है क्या, q बाई पी प्लस के ई टू द पावर ऑफ माइनस पी टी। ये q बाई पी एक टर्म जुड़ जाएगी यहाँ पर। अब ये कैसे आए q बाई पी, अगर आप याद करेंगे, आपने पढ़ा होगा, मैं आपको याद दिला सकता हूँ। इफ यू रिमेम्बर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड से आपने इसको सॉल्व किया होगा। आई कैन ऑल्सो सॉल्व, but again I am saying that this is not the topic to be covered. Third was the equation second order homogeneous. अगर आप remember, if you remember that इस तरीके की इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, इस तरीके की इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, अभी तक जो मैंने आपको बताया सिस्टमेटिकली टेक अ पॉज, और पॉज लेने के बाद आप इसको सॉल्व कर नोट कर लीजिए, और मैं इसको एक मिनट रब कर रहा हूँ। So what type of it will be, ये कैसा रहेगा। तो if you remember कि एक auxiliary equation we make, auxiliary equations हम बताते हैं, auxiliary equation, और उसमें फिर हम roots निकालते हैं। roots we calculate roots of the equation, roots of equation। तो रूट्स क्या होते थे, m1 एंड m2। तो जो सॉल्यूशन होता है उसका सेकंड ऑर्डर इक्वेशन का सॉल्यूशन, ये जो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी टी प्लस क्यू वाई इक्वल टू जीरो, इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सॉल्यूशन इफ यू रिमेम्बर होता है y इक्वल टू सी एफ, y इक्वल टू सी एफ इज द सॉल्यूशन। y इक्वल टू सी एफ मतलब y इक्वल टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और वो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, y इक्वल टू सी वन ई टू द पावर ऑफ एम वन टी प्लस सी टू ई टू द पावर ऑफ एम टू टी। दिस वॉज द सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए आपको C1 पता होना चाहिए, C2 पता होना चाहिए, M1 पता होना चाहिए, M2 पता होना चाहिए। अब M1 और M2 क्या थे, M1 और M2 इस इक्वेशन के सेकंड ऑर्डर इक्वेशन के रूट्स थे, और C1 और C2 कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है। दिस यू हैव टू फाइंड आउट। अब एक नई चीज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। आपको याद होगा कि जब आप मैथ्स में पढ़ते थे तो आपको y ऑफ जीरो कंडीशन गिवन हुआ करती थी, आपको dy बाई डी टी मैथ्स में जीरो कंडीशन गिवन हुआ करती थी। सपोज एक क्वेश्चन आया, सॉल्व द क्वेश्चन, और y ऑफ जीरो इक्वल टू 2 गिवन है, dy बाई डी टी एट जीरो इक्वल टू 5 गिवन है, कोई भी वैल्यू गिवन हुआ करती थी। तो मैथ्स इट वाज वेरी इजी दैट देयर वेयर द वैल्यूज वेयर गिवन, और उन गिवन वैल्यूज से आप C1
और C2 की वैल्यू पता कर पाते थे। कैसे? क्योंकि जब आप t इक्वल टू 0 पुट करेंगे, टाइम t इक्वल टू 0, तो e की पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी e की पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो y ऑफ 0 आपको 2 गिवन है, तो आपको 2 इक्वेशन मिल जाएंगी और आप सॉल्व कर पाएंगे। इसी तरह जैसे जब अभी मैंने आपको एक फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन बताई थी, तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या था? फर्स्ट ऑर्डर का याद करो सॉल्यूशन। पहले तो फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस क्या है? dy बाई डी टी प्लस पी वाई इक्वल टू 0 है। ये फर्स्ट ऑर्डर है। इसका सॉल्यूशन क्या है? y का आंसर क्या है? तो y का सॉल्यूशन मैंने आपको याद कराया है, y ऑफ t इक्वल टू k e टू द पावर ऑफ माइनस पी टी। तो p तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अब ये k क्या है? दिस k इज अ कांस्टेंट, और इस k को पता करने के लिए आप याद करो, जब t इक्वल टू 0 पुट करोगे इस क्वेश्चन में, हम ऐसे लिखेंगे एट t इक्वल टू 0 y0 इक्वल टू k टू द पावर ऑफ माइनस पी टी। टी की वैल्यू 0 पुट करेगी तो e की पावर में जो कुछ भी है वो 0 हो जाएगा। तो ये टर्म बच जाएगी k, और अगर ये टर्म k बन जाएगी तो k इक्वल टू y0। अब y0 क्या है? आप सोचिए, y0 की वैल्यू मैथ्स में आपको गिवन रहती थी, बट जब अपन नेटवर्क एनालिसिस पढ़ते हैं तो रिमेम्बर हमने अपने पुराने चैप्टर्स में क्या किया है? पुराने चैप्टर्स में है t इक्वल टू 0 हमने पढ़ाई करी, t इक्वल टू इन्फिनिटी हमने पढ़ाई करी। तो t इक्वल टू 0 अगर हमें पता चल गई ये सिचुएशन, तो इफ वी नो t इक्वल टू 0, तो वही तो काम आनी है आगे के चैप्टर में, और वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करके अपना फाइनल आंसर निकाल लेंगे। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस क्लियरली। अब अभी कई लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा यहाँ पर कि सर वाई वी आर स्टडिंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये आपने अगर यहाँ सिस्टमेटिकली जितना मैंने आपको बताया आपने नोट कर लिया है, तो आई एम रबिंग इट, और अब मैं आपके पास डायरेक्टली आई एम कमिंग टू दैट पार्ट विच यू वांट टू डिस्कस, कि ये नेटवर्क एनालिसिस में क्यों जरूरी है, व्हाई दिस ऑल इज नीडेड इन नेटवर्क एनालिसिस। तो आज के वीडियो में लेट अस टेक 3 सर्किट्स। हम 3 सर्किट्स लेके चलेंगे और तीनों सर्किट्स को देखते हैं कि वो क्या हमें सिखाते हैं। तो सर्किट नंबर 1, सर्किट 1 इज व्हाट? सी, एक सिंपल, दिस इज अ सिंपल आर एल सर्किट, ऑलराइट, कनेक्टेड with the battery, or switch is closed at t equal to 0. This is voltage, this is resistance, this is inductance. इनकी कोई वैल्यू भी मैं ले सकता हूँ, बट आई एम नॉट टेकिंग इट नाउ। एक जनरल इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। और फिलहाल सर्किट 2 यहाँ ले लेता हूँ मैं। सर्किट 2 क्या है? अब की बार मैं RC सर्किट ले लेता हूं। तो स्विच, दिस इज R, दिस इज C, एंड दिस इज स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0। अभी अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पर इस सर्किट में बताओ I0 क्या है, तो आई थिंक यू हैव प्रैक्टिस्ड इट। I0 डायरेक्टली मुझे बता दो यहाँ पे क्या होगा। जैसे स्विच बंद होगा, इंडक्टर विल बिहेव लाइक अ ओपन सर्किट, और I0 हो जाएगा मेरा 0। सही बात है ना? I0 का 0 आपने देखते साथ ही आंसर निकाल लिया। और अगर मैं कहूँ यहाँ पर इसका आंसर बताओ, तो स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0, कैपेसिटर बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट, सडन बिहेवियर में शॉर्ट हो जाएगा। तो इफ इट इज बिहेविंग लाइक अ शॉर्ट सर्किट, तो I0 विल बी V बाई R, करेक्ट। ये आप लोग समझ गए अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको इसका सॉल्यूशन के टाइम हमेशा सिखाया है कि जब भी इसका सॉल्यूशन आप करेंगे तो आप इसकी KVL इक्वेशन लिखेंगे। अच्छा, व्हाई वी आर राइटिंग KVL इक्वेशन? KVL इक्वेशन इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये एक सीरीज सर्किट है, ये भी एक सीरीज सर्किट है। अब डिपेंडिंग अपॉन द सर्किट कि वो पैरेलल है कि सीरीज है, हम KVL लिखते हैं या KCL लिखते हैं, लेकिन इक्वेशन सिर्फ 2 ही है, या तो KCL लिखी जा सकती है या तो KVL लिखी जा सकती है, ऑलराइट। तो यहाँ पर देखें, इफ यू सी इक्वेशन विल बी V इक्वल टू RI प्लस L
डी आई बाई डी टी, ठीक है ना। और एक इक्वेशन यहाँ पर भी लिख लेते हैं, v इक्वल टू आर आई प्लस 1/c इंटीग्रेशन आई डी टी। अब इस टर्म में इंटीग्रेशन वर्ड आ गया है तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो व्हाट आई विल गेट, 0 इक्वल टू आर डी आई अपॉन डी टी प्लस आई बाई सी। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज कर लूँ तो मुझे मिलेगा डी आई बाई डी टी, आर से मैंने डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन को, तो मिलेगा प्लस 1/RC आई इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन विच आई एम गेटिंग नाउ। और इसको अगर मैं एलेबोरेट करूं, डी आई बाई डी टी, इफ आई विल सेपरेट इट, तो व्हाट आई विल गेट, डी आई बाई डी टी प्लस L I am dividing the whole equation by L, so I will get R by L I equal to, L से divide किया मैंने, तो I will get B by L। ओके, so this। अब आप याद करिए मैंने आपको क्वेश्चंस क्या क्या सिखाई हैं। dy by dt प्लस py इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये सिखाई थी। और इस इक्वेशन को व्हाट वी से, दिस इक्वेशन इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस इक्वेशन, क्योंकि इक्वल टू 0 है। और एक इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, dy बाई डी टी प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये इक्वेशन क्या है, व्हाट इज दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन है मेरी फर्स्ट ऑर्डर नॉन होमोजीनियस। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अब बताओ आप, यू कैन गेस फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या था, डायरेक्टली y इक्वल टू के ई टू द पावर ऑफ माइनस पी टी, यही था ना। तो अब आप इसको, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करो। इफ यू विल कंपेयर दिस इक्वेशन, यू विल सी डी वाई बाई डी टी, यहाँ डी आई बाई डी टी प्लस पी वाई, यहाँ 1/RC आई इक्वल टू 0, मतलब p आपका क्या हो गया है 1/RC और डी आई आपका क्या हो गया है y। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन i ऑफ t लिखूं, i एट एनी टाइम t इक्वल टू k e टू द पावर ऑफ माइनस 1/RC, p मतलब 1/RC इंटू t। ये आ गया मेरे करंट की इक्वेशन डायरेक्टली। दिस इज माई आंसर डायरेक्टली। अभी भी कंप्लीट आंसर आई हैव नॉट गेट, बिकॉज के आई नीड टू फाइंड आउट, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इसका सॉल्यूशन का, अगर आपको आंसर याद है तो व्हाट वाज द आंसर, Q बाई पी, Q अपॉन P प्लस K ई टू द पावर ऑफ माइनस पी टी, ये है आपका y ऑफ t। तो इफ यू विल राइट द आंसर फॉर दिस, तो यू विल गेट, हमें आंसर चाहिए किसका, इस इक्वेशन का। तो यहाँ i ऑफ t इक्वल टू Q बाई पी, Q कितना है V बाई L और P कितना है R बाई L। तो V बाई L बाई R बाई L, तो V बाई R हो जाएगा, L से L विल कैंसल्ड आउट। तो V बाई R प्लस K e टू द पावर ऑफ माइनस पी टी, व्हाट इज P, R बाई L, R बाई L T। तो दिस इज द आंसर टिल नाउ। अभी तक ये आंसर आ चुका है, मतलब मेरे को इस क्वेश्चन में जब तक I0 पूछा गया है तब तक इट वाज वेरी इजी, I0 पूछा गया है वेरी इजी। अगर करंट एट एनी टाइम t पूछा है कि भाई 0 नहीं चाहिए, I इन्फिनिटी नहीं चाहिए, अगर कोई पूछे इसमें I इन्फिनिटी क्या है, तो I इन्फिनिटी आप बता देंगे आसानी से, इट इज V बाई R। इसमें कोई पूछे I इन्फिनिटी क्या है तो आप बता देंगे आसानी से, I इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू 0। ये बहुत आसान है, अब हो गया है आपके लिए इफ यू हैव स्टडीड ऑल द वीडियोस। बट एट एनी टाइम t अगर पूछा है तो यू नीड अ प्रोसीजर, और प्रोसीजर है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन। तो फाइनली अभी भी ये टास्क कंप्लीट, इट इज नॉट कंप्लीटेड, यू नीड टू फाइंड आउट k। अब k कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो k ऐसे फाइंड आउट करेंगे इन दोनों में, एट t इक्वल टू 0 हम t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा I0 इक्वल टू k e टू द पावर ऑफ माइनस 1/RC 0
टी की वैल्यू 0 पुट करी ना मैंने, तो ये वाली टर्म हो जाएगी 1, तो ये k इक्वल टू हो जाएगा I0, k की वैल्यू निकल आई I0। अब इस क्वेश्चन में I0 क्या है, आप बताओ यहाँ पर I0 क्या है, I0 है V बाई आर। तो अगर I0 V बाई आर है तो जस्ट सब्सटीट्यूट इट हियर, I0 इक्वल टू V बाई आर। तो क्या होगा, I0 इक्वल टू V बाई आर पुट करेंगे, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। आफ्टर दिस आई हैव टू रब, तो मैं इस साइड का 2 मिनट मिटा देता हूँ। तो इसको देखो यहाँ पर, तो सॉल्यूशन विल बी ये जो पार्ट है इसका पार्ट मैं आगे कर रहा हूँ, ये वाला। तो I0, आप लोगों के पास कॉपी होगी तो यू में नोट डाउन डाउनवर्ड। तो I0 विल बी इक्वल टू, I0 विल बी इक्वल टू V बाई आर। तो ये हो जाएगा आपका, फोन आ गया तो आई गॉट कंफ्यूज्ड, कहाँ पहुंच गया था। I0 इक्वल टू, हाँ, तो आंसर हो जाएगा आपका I ऑफ टी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो I ऑफ टी इक्वल टू V बाई आर e टू द पावर ऑफ माइनस पी टी, e टू द पावर ऑफ माइनस 1 बाई आर सी टी। ये है आपका आंसर। तो ये आंसर कोई ऐसा नहीं है, जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो इस क्वेश्चन के आरसी सर्किट का सॉल्यूशन कोई उनसे पूछेगा ना, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस आरसी सर्किट, तो वो डायरेक्टली अब इस ब्रिलियंट स्टूडेंट इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को याद ही रखते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम, आप डिफरेंशिएशन इक्वेशन का सॉल्यूशन है, आरसी सर्किट को भी याद रख लो। वैसे ये याद रखना बेवकूफ़ी भी है, जस्ट रिमेंबर दिस इक्वेशन के यू टू द पावर माइनस पी टी, और आपको फिर इनिशियल कंडीशंस, कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गलती नहीं होगी इससे। आप डायरेक्ट I0 की वैल्यू आपने निकालनी पड़ेगी, क्योंकि I0 विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्वेश्चंस, ये हमें निकालना पड़ेगा। I ऑफ टी हो जाएगा V बाय आर e टू द पावर ऑफ माइनस 1 बाय आर सी टी। ये आपका आंसर आ चुका है फाइनल। अब हमें इसका लास्ट, तब ये कंप्लीट मान जाएगा। एट लास्ट वी हैव टू ड्रॉ द कर्व। आप 1 मिनट के लिए चेक भी कर लेते हैं अपन, ये अपन ने सही किया है कि नहीं। t इक्वल टू 0 पुट करेंगे, अगर हम t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या मिल रहा है, I0 इक्वल टू 0 पुट किया तो ये V बाय आर मिल रहा है, बिल्कुल सही। मतलब I0 पे जो V बाय आर है वो मुझे मिल रहा है। और सेकंड कंडीशन में अगर t इक्वल टू इन्फिनिटी में पुट करता हूँ तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाता है 0। समझ गए ना। एक्चुअली ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अगर एक्सपोनेंशियल में माइनस इन्फिनिटी है तो क्या वैल्यू आएगी, और अगर एक्सपोनेंशियल में प्लस इन्फिनिटी है बेटा तो क्या आएगी। अगर एक्सपोनेंशियल में माइनस इन्फिनिटी है तो उसका आंसर 0 आ जाता है, और एक्सपोनेंशियल में प्लस इन्फिनिटी है तो उसका आंसर इन्फिनिटी आता है। ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है कि अगर एक्सपोनेंशियल कर्व है तो एक्सपोनेंशियल कर्व का क्या मतलब होता है, धीरे धीरे टाइम के साथ इंक्रीज होना। तो अगर e की पावर माइनस इन्फिनिटी है मतलब समय के साथ साथ कोई चीज कम होती चली जा रही है, और e की पावर प्लस इन्फिनिटी मतलब समय के साथ साथ कोई चीज बढ़ती चली जा रही है। तो अगर कोई चीज बढ़ रही है तो ऐसा करवाएगा, कोई चीज घट रही है तो ऐसा करवाएगा, ठीक है, या ऐसा भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं इसका स्लोप कैसे बनेगा। तो इसका स्लोप ऐसे बनेगा, हम एक कर्व बनाएंगे, we will draw this curve, this is time and this is value। ये वैल्यू है I ऑफ टी की, करंट की वैल्यू है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, हम जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेंगे फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो वैल्यू कितनी है V बाय आर, यानी जब टाइम 0 है, ओरिजिन पर है, तब कुछ वैल्यू है, और वो वैल्यू कितनी है, मान लो V बाय आर है, हम यहाँ लिख देते हैं V बाय आर। और जब टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी है तब वो वैल्यू कितनी हो गई, मतलब हम इस टाइम को इन्फिनिटी टाइम मान लेते हैं, तो यहाँ पर 0 हो गई। तो यहाँ से लेकर मतलब V बाय आर से लेकर 0 कोई चीज हो रही है, धीरे एकदम से हो रही है क्या, ऐसे हो रही है क्या, नहीं, एक्सपोनेंशियली स्लो डाउन हो रहा है उसमें। तो कई बार हमें ऐसा भी होता है कि हम एक एक पॉइंट पर निकालें, एक इस 0 के बाद हम 1 मिली सेकेंड, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ऐसे करके निकालेंगे, और फाइनल इन्फिनिटी करेंगे तो हमें ऐसे ऐसे पॉइंट मिलेंगे। पहले ये पॉइंट मिलेगा, फिर थोड़ा और कम होगा, फिर थोड़ा और कम होगा,
और कम, जैसे जैसे समय इंक्रीज होगा कम होता चलाएगा। तो एक रैंडम ग्राफ बना सकते हैं, दिस इज द स्लोप। तो एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दिस स्लोप। समझ में आ गया। अब एक वैल्यू है, एक अलग से एक वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, टाइम कांस्टेंट, जो यहीं पर डिक्लेयर होगी, टाइम कांस्टेंट। बस इस क्वेश्चन में इस पॉइंट तक आई हैव टू रीच टाइम कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है कैपिटल टी। टाइम कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, आप सोचिए इस इक्वेशन में मुझे टी की कोई वैल्यू पुट करनी है जिसकी वजह से जो एक्सपोनेंशियल की पावर है ना वो 1 हो जाए, मतलब -1, e की पावर -1/RC t। तो ये एक्सपोनेंशियल में ये वाली वैल्यू 1 हो जाए, उसके लिए मैं क्या करूं आप बताइए। ऑब्वियसली मुझे t की वैल्यू r इंटू सी पुट करना पड़ेगा, सही बात है ना। तो t की वैल्यू अगर मैं r इंटू सी पुट कर दूं, मैं अब मैं इसको मिटा रहा हूं, है ना, मेरे पास आई एम नॉट हैविंग स्पेस। टाइम कांस्टेंट का डिक्लेरेशन इट वाज वेरी वेरी नेसेसरी। मैंने 2 सर्किट कॉमनली चलाए, इसलिए चलाए बिकॉज टू मेक इट अंडरस्टैंड यू बेटर। तो अगर मैं मिटा रहा हूँ एंड आई एम रबिंग द बोर्ड, तो आई थिंक यू आर नोटिंग डाउन अकॉर्डिंगली, यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज आई थिंक। और टाइम कांस्टेंट का अब आने वाला है, तो व्हाट इज दिस टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट हो जाएगा एट टी इक्वल टू आर इंटू सी। एट टी इक्वल टू आर इंटू सी अगर मैं पुट करूं तो मेरे को मिलेगा आई ऑफ टी इक्वल टू वी बाई आर ई टू द पावर ऑफ -1/RC इंटू RC कर दूंगा, e टू द पावर -1 मिल जाएगा। तो आई ऑफ टी विल बी इक्वल टू 1/E क्या होता है, e की वैल्यू होती है 2.2 और 1/2.2 इफ यू विल डू इन योर कैलकुलेटर यू विल गेट 0.63। तो 0.633 V/R, मतलब व्हाट इज दिस वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि एट t इक्वल टू RC, मतलब जो भी टाइम होगा ये RC, द आउटपुट रीचेस 63% ऑफ द वैल्यू। जो भी उसकी मेजर वैल्यू है V/R, मेजर वैल्यू है उसकी, फाइनल वैल्यू थी जो V/R, उसका 63.6 एट टाइम t इक्वल टू t पर, मान लो ये है वो टाइम t, इस टाइम पर ये वाली वैल्यू है 63.7%। तो ये डिक्लेयर किया गया है टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन, कि टाइम कांस्टेंट इज दैट टाइम, वो वक्त जब आउटपुट 63% ऑफ द फाइनल 63% ऑफ द आउटपुट हो, उस वक्त उस टाइम को कहते हैं टाइम कांस्टेंट। और टाइम कांस्टेंट निकाला कैसे गया है, सिंपल, t इक्वल टू वो वाली वैल्यू, इसको 1 पुट करना है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं RL सर्किट की बात करूं, यहाँ पर इस सर्किट की बात करूं, इस सर्किट को भी इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं, और अगले वीडियो में वी विल हैव जो मैंने थर्ड केस बोला है सर्किट 3, वो आई विल कंप्लीट इन द थर्ड वीडियो। मैं इसको कंप्लीटली ही मिटा देता हूँ बिकॉज आई विल बी रिक्वायरिंग सम स्पेस। तो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो इफ यू रिमेंबर हियर व्हाट इज हैपनिंग, डी, इसका आंसर क्या हो जाता है, आई ऑफ टी विल बी इक्वल टू Q बाई पी प्लस के e टू द पावर ऑफ -et। तो Q बाई पी मतलब मैंने निकाल लिया था V/R प्लस के e टू द पावर ऑफ -R/LT। मैंने आपको बताया है कि हमेशा मुझे इस टर्म को 1 करना है, इस टर्म को। तो आप तो देख के ही समझ जाओगे कि सर टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए t की वैल्यू क्या पुट करेंगे, सर पुट करेंगे t की वैल्यू L/R, उल्टा R/L का उल्टा कर दूंगा रिवर्स, तो L/R, तो ये चीज 1 बन जाएगी। ठीक है, ये तो आगे का केस हो गया, लेकिन ये है I ऑफ t। लेकिन अभी भी कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं मिला क्योंकि k है, तो मैं वही करूंगा काम, I ऑफ 0 निकालूंगा। तो I ऑफ 0 इक्वल टू मिलेगा मुझे V/R प्लस k। अब इफ आई एम पुटिंग t इक्वल टू 0,
ये तो मेरी मर्जी पे है, टी इक्वल टू कभी 0 पुट करूंगा, कभी इन्फिनिटी पुट करूंगा, कभी डिफरेंट एल बाय आर पुट कर दूंगा। एल और आर क्या है, उनकी अलग अलग वैल्यूज हैं, ठीक है ना। अभी मैंने ये पुट किया वी बाय आर प्लस के इंटू ये ई की पावर 0 हो गया 1, तो के की वैल्यू हो जाएगी I0, और I0 क्या थी, I0 इसमें 0 है ना, देखो आप 0 है, तो I0 0 है, तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे v बाय के की वैल्यू मिल जाएगी, मुझे के की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 0, और ये माइनस हो जाएगा तो माइनस वी बाय आर, ठीक है ना। तो माइनस वी बाय आर आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ के। तो फाइनल सोल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा, फाइनल सोल्यूशन विल बी आई ऑफ टी इक्वल टू वी बाय आर माइनस के की वैल्यू क्या होगी, माइनस वी बाय आर ई टू द पावर ऑफ माइनस आर बाय एल टी। तो यू विल गेट वी बाय आर में कॉमन ले लूँ अगर, तो 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस आर बाय एल टी। ये मिल गया है मुझे आई ऑफ टी का सॉल्यूशन। अगर मैं अब इसका कर्व बनाना चाहूँ तो हाउ आई विल मेक द कर्व विल बी, जब t इक्वल टू 0 पुट करता हूं मैं तो e की पावर 0 हो गया 1, तो 1 माइनस 1 हो गया 0, मतलब t इक्वल टू 0 पे कर्व है 0, मतलब आई ऑफ t जो है वो t इक्वल टू 0 पर, जब टाइम समय t इक्वल टू 0 है तब वो चीज करंट भी 0 है, मतलब ओरिजिन पे ओरिजिन मिल गया, ठीक है। अब एक बार इन्फिनिटी पुट करो तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी मैंने आपको बताया 0 हो जाएगा, तो 1, तो v बाय आर, मतलब जैसे जैसे समय बढ़ेगा t इक्वल टू इन्फिनिटी पर वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, मतलब मान लेता हूँ कहीं यहाँ होगी वैल्यू, यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैल्यू बढ़ रही है, तो धीरे धीरे बढ़ रही होगी, तो हम ऐसा कर्व अज्यूम कर सकते हैं दैट दिस विल बी द कर्व। और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द टाइम t इक्वल टू एल बाय आर, 63% होना चाहिए ना, आर बाय एल बाय आर पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 63%, तो 1 माइनस 63 करके जो भी वैल्यू होगी आप निकाल लेंगे, तो एल बाय आर इज द टाइम कांस्टेंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो स्टूडेंट्स। नाउ फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स व्हाट आई विल डू, आई विल टेक थर्ड सर्किट वेयर वी विल सॉल्व RLC circuit. Okay. Thank you.